लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों में तैनात नोडल अफसरों को निर्देश दिए। अब जिले में तैनात नोडल अफसर करेंगे राशन वितरण की समीक्षा। क्या उत्तर प्रदेश के जिलों में तैनात हैं नकारा जिलाधिकारी? ये सवाल है कि डीएम खुद के जिले में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा भी नहीं कर सकते। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। अब जिले में तैनात नोडल अफसर राशन वितरण की समीक्षा करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के जिलों में नकारा जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं? क्या डीएम खुद के जिलों में खाद्यान्न वितरण की समीक्षा भी नहीं देख सकते? तो अब जिले में तैनात नोडल अफसर राशन वितरण का कार्य देखेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे जिलाधिकारी हैं जो अपने जिले में राशन वितरण का कार्य तक नहीं देख सकते हैं? उसकी जिम्मेदारी के लिए एक अलग से नोडल अधिकारी को तैनात किया जा रहा है। लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अफसरों को निर्देश दिए हैं। अब जिले में तैनात नोडल अफसर राशन वितरण की समीक्षा करेंगे। अब सवाल जिलाधिकारियों पर है कि क्या ऐसे जिलाधिकारी हैं जो अपने जिले में राशन वितरण तक की जिम्मेदारियों को नहीं उठा सकते हैं? लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मिशन 2022 में जुटी सपा ने 9 जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। राम हर्ष यादव बहराइच सपा जिलाध्यक्ष बने हैं। गंगा सिंह अयोध्या सपा जिलाध्यक्ष बने हैं। प्रमोद यादव कानपुर देहात सपा जिलाध्यक्ष बने हैं। ई वीरेंद्र रायबरेली सपा जिलाध्यक्ष बने हैं। अनुज सिंह चित्रकूट सपा जिलाध्यक्ष बनाए गए। जयवीर सिंह मुरादाबाद सपा अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही पृथ्वीपाल सुल्तानपुर सपा जिलाध्यक्ष बने हैं। सरबजीत श्रावस्ती सपा जिलाध्यक्ष बने। सलाउद्दीन सुल्तानपुर जिला महासचिव बनाए गए हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11,610 हुई है। यूपी में कोरोना वायरस के 277 नए केसेस हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज 4,318 हैं। यूपी में अब तक 6,971 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक 321 लोगों की मौत हुई है। यूपी में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। कबल लखनऊ से जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संवाद किया, कानपुर नगर के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद किया। डिप्टी सीएम ने जन सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। बिजली पानी सहित मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में कोताही ना बरती जाए। मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों का भुगतान समय से होना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा। कबल लखनऊ से जहां ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समीक्षा बैठक की। शक्ति भवन में पावर कॉर्पोरेशन के विजिलेंस विंग के साथ में समीक्षा बैठक की। ऊर्जा मंत्री ने बिजली चोरी निरोधक थानों को डिजिटल किए जाने का निर्देश दिया। ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार संबंधी लंबित मामलों में तेजी से निपटारे के निर्देश दिए गए। लखनऊ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई जारी है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया है। शासकीय जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने का शुरू किया गया अभियान। सरोजनी नगर में लगभग 10 बीघा तालाब भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अवैध कब्जा मुक्त कराई भूमि की मौजूदा समय में कीमत 12 करोड़ से ज्यादा है। कब्जा मुक्त जमीन पर मनरेगा के तहत में तालाब बनाया जाएगा।
तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डीएम अभिषेक प्रकाश ने युद्ध स्तर पर यह अभियान शुरू कर दिया है। सरोजनी नगर में लगभग 10 बीघा तालाब भूमि पर अवैध कब्जा मुक्त कराई गई भूमि 12 करोड़ की बताई गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। सरोजनी नगर में लगभग 10 बीघा तालाब अवैध कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की मौजूदा कीमत 12 करोड़ है। एसके वाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में पहले ही एंटी भू माफिया टास्क फोर्स बनाया गया था जो लगातार काम कर रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों में कमी आई थी। आज से जिलाधिकारी लखनऊ ने फिर से चीजों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसमें आज जिलाधिकारी ने स्वयं राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में करीब 12 करोड़ से ज्यादा की कीमत की एक जमीन को कब्जा मुक्त कराया है, जहां पर कई बिल्डर्स और कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने कब्जा कर रखा था, अपनी प्लाटिंग करा रहे थे, जबकि वो जमीन तालाब की थी। आज इसको प्रशासन ने पूरे पुलिस फोर्स के साथ खाली कराया और अभी जमीन को खाली कराने के बाद यहाँ मनरेगा के तहत काम किए जाने के निर्देश दिए और इसमें अब तालाब बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो बड़े पैमाने पर जो प्रवासी उत्तर प्रदेश वापस लौटे हैं उनको इसमें काम में लगाया जाएगा, जिनसे यहाँ पर तालाब की खुदाई होगी और तालाब भी बनेगा, साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको काम भी मिलेगा। तो निश्चित है यह अभियान लगातार आगे चलेगा और जो भी ऐसी जमीनें हैं जिन पर अवैध कब्जे सरकारी जमीनों पर हैं उनको खाली कराने के निर्देश डीएम ने दिए हैं, जिसका आज पहला दिन था जो लॉकडाउन के बाद डीएम ने शुरू किया है। जी चलिए, इसके अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में पीपीई किट के साथ में ग्लव्स और मास्क भी खुले में मिले हैं। सरकारी एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मचारी का पीपीई किट फेंकते वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, एमएमजी अस्पताल में पहले भी मसूरी इलाके में खुले में पीपीई किट मिलने का मामला सामने आया था। तो अपने आप में लापरवाही भरी खबर है, जहाँ खुद पीपीई किट उतार कर कूड़े में फेंकते हुए व्यक्ति का वीडियो भी वायरल हुआ था, जो आप तस्वीरों के जरिए यहां देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रतिबंधित सामान है जिसे इस्तेमाल करने के बाद में डिस्ट्रॉय करना होता है, क्योंकि इससे संक्रमण बहुत तेजी से फैल सकता है। लेकिन इसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय मास्क और पीपीई किट यहां पर कूड़े के ढेर में मिली है, जो अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो एमएमजी अस्पताल से एक और लापरवाही भरी खबर सामने आई है। शिवम गौतम अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके की लापरवाही इससे पहले एमएमजी हॉस्पिटल से देखी जा चुकी है और वही लगातार रिपीट हो रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने है। जिस तरीके से गाजियाबाद के जिला अस्पताल में ही जो आईडीसी की लैब बनी हुई है उसके पीछे कूड़े के ढेर में ये पीपी किट फेंकी गई हैं। अगर बात गाजियाबाद के सीएमओ की करें तो सीएमओ द्वारा बताया गया कि डीएमओ को जांच सौंप दी गई है। हालांकि अभी तक जो प्राइवेट एम्बुलेंस कर्मी थे उनकी मिली भगत के द्वारा ये पीपी किट अस्पताल के स्टाफ के यहाँ से कूड़ेदान में फेंकी जा रही थी। हालांकि अब जांच सौंप दी गई है। महज जांच से कुछ नहीं होता, क्योंकि सवाली निशान घेरे में एक बार फिर स्वास्थ्य प्रशासन खड़ा हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी मसूरी के दासना इलाके में खुले में पीपीई किट मिली थी। तो सवाली निशान बनता है कि किस तरीके से पीपीई किट को डिस्पोज करना होता है, पर वहीं अब अस्पताल के पास से कूड़े के ढेर में पीपीई किट मिलती है, तो कहीं ना कहीं सवाली निशान है घेरे में स्वास्थ्य प्रशासन खड़ा होता है। बिल्कुल, चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। तो लगातार आपको ये तस्वीरें और खबर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से जिला अस्पताल की लापरवाही यहां पर गाजियाबाद में सामने आ रही है। एक पीपीई किट जिसे तुरंत डिस्ट्रॉय करना होता है और एक बार यूज करने के बाद में आप दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका
कूड़े के ढेर में वायरल वीडियो फेंकते हुए वायरल वीडियो भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद में हड़कंप का माहौल है कि पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क, ये तमाम प्रतिबंधित सामान है जो खुले में फेंके गए हैं। अब ये इतनी बड़ी लापरवाही अगर अस्पताल प्रशासन से की जाएगी तो आम लोगों को जागरूक करने का क्या फायदा होगा। आप लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अस्पताल की तरफ से ही ये घोर लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में टिड्डियों की सूचना पर कृषि विभाग ने छिड़काव किया। कोराव क्षेत्र के 5 किलोमीटर की रेंज में फैली टिड्डियों को समाप्त किया गया। 80% टिड्डियां कृषि विभाग के छिड़काव से समाप्त हुई हैं। 20% टिड्डियों के लिए कृषि विभाग की टीम तैयार है। प्रदेश के किसी अन्य जनपद से टिड्डियों के हमले की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो टिड्डियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में टिड्डियों की सूचना पर कृषि विभाग ने छिड़काव किया है। कोराव क्षेत्र के 5 किलोमीटर की रेंज में फैली टिड्डियों को समाप्त किया गया। 80% टिड्डियां कृषि विभाग के छिड़काव में समाप्त हुई हैं। 20% टिड्डियों के लिए कृषि विभाग की टीम तैयार है। प्रदेश में किसी अन्य जनपद में टिड्डियों के हमले की कोई सूचना नहीं है। आलोक मालवीय अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से टिड्डियों का प्रकोप है वो प्रयागराज में भी शुरू हो गया है। कल शाम से ही टिड्डियों का दल देखा गया। जो सीमावर्ती इलाके हैं, मध्य प्रदेश से लगी हुई जो प्रयागराज की सीमा है, उस सीमा के अंदर कुछ टिड्डे देखे गए। उसके बाद से प्रशासन को सूचना दी गई और रातों रात जी पर पहुंचे हैं और जो ग्रामीण है, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और टिड्डियों से किस तरह से बचा जा सकता है इसको बताने का प्रयास किया। इसके साथ ही जो स्थानीय किसान थे, किसानों ने भी अपने जो सामान है उसको बचाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया। फिलहाल जो करछना और मेजा का इलाका है, जो कि समीपवर्ती इलाका है मध्य प्रदेश से, वहां से टिड्डियों के दलों ने प्रयागराज में प्रवेश किया है और अलग अलग स्थानों पर ये अभी भी डेरा जमाए हुए हैं। क्योंकि प्रशासनिक नजर इनके ऊपर पड़ गई है, इस वजह से प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पर छिड़काव के लिए पहुंचा है और छिड़काव के साथ पहुंचने के साथ ही टिड्डियों को भगाने का काम, उनको मारने का काम और उनके जो रास्ते हैं उसे डाइवर्ट करने का काम फिलहाल चल रहा है। लेकिन जो किसान है वो भयभीत है। उनका कहना है कि अगर जल्द से जल्द टिड्डे यहाँ से नहीं हटेंगे तो जो हमारी फसल है, जो कट नहीं पाई है अभी, और जो फसलें कुछ खलिहानों में पड़ी हैं वो खराब हो जाएंगी। क्योंकि सृष्टि यहाँ पर बताया गया था प्रशासनिक ओर से कि हवा का रुख जो है वो एमपी की ओर वापस हो गया है, इसलिए टिड्डियों के आने का खतरा एकदम नहीं है। तो किसान अस्वस्थ हो गए थे और धीरे धीरे अपने काम की जो स्पीड है उसे कम कर दी थी, जिस वजह से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी सृष्टि। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। तो वहीं मुजफ्फरनगर में कोरोना के 8 नए केसेस मिले हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर मेडिकल के 6 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं। मुजफ्फरनगर में 72 हुई एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो हैरानी का आंकड़ा है, लगातार मुजफ्फरनगर में इसी तरीके से 8-10 केसेस रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और 72 एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब मुजफ्फरनगर में हो चुकी है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने से पहले आज जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीला पर 28 साल के बाद कुबेरेश्वर शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। इसके लिए मणिराम छावनी के महंत कंवल नयन दास कुबेर टीला पहुंचे। 2 घंटे यह अनुष्ठान चला। आपको बता दें, कुबेर टीला राम जन्मभूमि परिसर में ही है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। महंत कमल नयन ने कहा कि रुद्राभिषेक मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने और कोरोना महामारी के खात्मे के लिए किया गया। महंत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण की तैयारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है। जमीन को समतल करने का काम हो चुका है। जल्दी ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए संत समाज बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मंदिर निर्माण शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री द्वारा गर्भगृह स्थल का भूमि पूजन का कार्यक्रम है। इसके लिए उन्हें पहले ही आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण कार्यक्रम नहीं हो सका। अब वो खुद प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें भूमि पूजन के लिए आमंत्रित करेंगे।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गौवध के मामले में कड़ी सजा के प्रावधान करने की तैयारी में है। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 सहारनपुर से जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 बदमाशों के पास से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए। दोनों बदमाशों के पास से अवैध असलाहा बरामद किया गया। थाना मिर्जापुर पुलिस ने सफीपुर गांव से गिरफ्तार किया। थाना बेहट और मिर्जापुर के इलाके में चोरी की वारदातों को ये अंजाम दिया करते थे। बागपत में भी अनामिका शुक्ला के नाम पर फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया। बड़ौद के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 65 दिनों से एक अध्यापिका अनामिका शुक्ला के नाम पर नौकरी कर रही थी, जिसके खिलाफ में बीएसए बागपत ने मुकदमा दर्ज करवाया तथा कथित अध्यापिका अनामिका शुक्ला के खिलाफ में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने पर आईपीसी की धारा 420 के तहत में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल पुलिस और शिक्षा विभाग को नौकरी कर रही तथा कथित अध्यापिका की सच्चाई नहीं पता चली है। विद्यालय में नौकरी कर रही अनामिका कौन थी और उसकी सच्चाई क्या है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है और किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर उसने नौकरी पाई है, बीएसए द्वारा मुकदमा निकलवाने के बाद में बड़ौद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई और तथाकथित अनामिका की तलाश तेज कर दी गई है। बीएसए बागपत राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि अनामिका शुक्ला 65 दिन पहले यहां नियुक्ति हुई थी इनकी, लेकिन उसकी सैलरी नहीं भेजी गई थी, जिसके बाद में उनका अकाउंट मंगवाया गया तो किसी दूसरे सरकारी स्कूल के माध्यम से उनके अकाउंट में सैलरी आई हुई थी, जिस पर स्कूल प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए जानकारी दी, जिसके बाद में तथाकथित अनामिका शुक्ला पर 420 का मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये जैसा कि हमें संज्ञानित कराया गया था कि वो यहाँ के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी कार्यरत है, तो इसी संदर्भ में हमने जो है तहरीर देकर के एफआईआर दर्ज कराई। तो यहाँ रहते हैं कौन थी ये और कितने दिन नौकरी कर रही थी? 31 दिसंबर को कार्यभार ग्रहण किया था हमारे यहाँ, 31 दिसंबर 19 को। उसके बारे में जानकारी लगी कहाँ की रहने वाली थी, कौन थी? नहीं, हमारे यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड उसका एड्रेस है वो मैनपुरी का है। कोई वेतन वगैरह भी इशू हुआ था? बिल्कुल नहीं, एक भी दिन का भुगतान नहीं। अब ये जैसा कि हमें संज्ञानित कराया गया था कि वो यहाँ के अतिरिक्त अन्य जगहों पे भी कार्यरत है। बनौड़ा से जहां तेज आंधी का असर दिखाई दिया है, डीएनडी पर होर्डिंग्स गिरे हैं और रोड पर होर्डिंग गिरा। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। डीएनडी टोल के पास में गिरा है होर्डिंग गिरने से पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है। तो पुलिस मौके पर होर्डिंग हटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बरसात और आंधी तूफान के वजह से यहां पर होर्डिंग्स गिर गई हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर होर्डिंग गिरी, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। होर्डिंग गिरने से एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक इस समय रुका हुआ है। ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से ये बारिश और तूफान की वजह से होर्डिंग्स गिरे हैं? जी बिल्कुल, लगातार नोएडा के अंदर 3 जगह पर इस तरह से देखा गया कि 3 जगह पर जो होर्डिंग्स लगे हुए थे वो गिर जाते हैं और गिरने के बाद पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छी बात यह रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी इंसान को चोट नहीं लगी है, लेकिन जिस तरह से ये अपना जो होर्डिंग्स रोड पर गिरे हैं उनके नीचे कोई आकर के जनहानि होने का भी खतरा बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज रही है, कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन तीनों ही रोड, जो कि एक डीएनडी रोड है, एक नोएडा कालिंदी कुंज रोड है और एक नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेस वे, तीनों रोड ब्लॉक हो गए हैं। तीनों रोडों को वहां पर जो पुलिस, जो संबंधित थाने की पुलिस है, वो पहुंच करके वहां से हटाने का प्रयास कर रही है। चलिए, अपडेट के लिए शुक्रिया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि नोएडा में किस तरीके से होर्डिंग्स गिरी हैं। एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक अभी तक रुका हुआ है। पुलिस प्रशासन की टीम लगातार हटाने की कोशिश कर रही है।